नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज, जो आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे ITI, रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 29वीं 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? जिसका राइट आंसर है 4 प्रकार के। पहला है कार्बन इलेक्ट्रोड, जिसका प्रयोग कार्बन आर्क वेल्डिंग में करते हैं। दूसरा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिसका प्रयोग TIG यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में करते हैं। तीसरा है फ्लक्स लेपित इलेक्ट्रोड यानी कि फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड, जिसका प्रयोग SMAW यानी कि शेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में करते हैं। और चौथा है CCMS इलेक्ट्रोड अर्थात कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, जिसका प्रयोग हम MIG यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में करते हैं। वेल्डिंग मशीन में करंट सेट करते समय किस आधार पर हम मशीन में करंट सेट करते हैं? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोड की कोर वायर के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रोड का कोर वायर की डायमीटर जो है उसके आधार पर हम करंट सेट करेंगे। अगर कम डायमीटर है तो उसके अनुसार कम करंट सेट करेंगे, और अगर अधिक व्यास का इलेक्ट्रोड है तो उसके अनुसार हम करंट बढ़ाकर सेट करेंगे। और जब हम अलग से इलेक्ट्रोड्स का टॉपिक की क्लास लेंगे तो और भी अच्छे से इसको समझेंगे कि कितना डायमीटर के इलेक्ट्रोड के लिए कितना करंट चाहिए। तो ये पूरी टेबल मैं आपको बता दूंगा। तो हम बहुत ही जल्द इसके ऊपर क्लास बनाने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्ड किए गए जॉब को शीघ्रता से ठंडा करने पर कौन सा दोष आ जाता है? जिसका राइट आंसर है क्रैकिंग, यानी कि कभी भी वेल्ड करते समय ये ध्यान रखें कि वेल्डिंग के बाद तुरंत जॉब के ऊपर पानी डालकर या उसे तत्काल रूप से ठंडा करने की कोशिश ना करें। उसको धीरे धीरे आराम से खुद ही ठंडा होने दें। अगर हम उसको तत्काल ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो उस जॉब के अंदर क्रैकिंग आ सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए जॉब को वेल्ड करने से पहले कितने तापमान तक प्रीहीट करना चाहिए? जिसका राइट आंसर है 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक मीडियम कार्बन स्टील की जॉब को प्रीहीट करना चाहिए। अगर मीडियम कार्बन स्टील के जॉब को हम बिना प्रीहीट किए हुए सीधा वेल्ड कर देंगे तो जॉब के अंदर क्रैकिंग आएगी, 100% क्रैकिंग आएगी। तो अगर मीडियम कार्बन स्टील का हमारा जॉब है और उसको हम सक्सेसफुली वेल्ड करना चाहते हैं तो पहले इस जॉब को 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक पहले प्रीहीट करें, उसके बाद में वेल्डिंग बीड लगाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड से जॉब के चिपकने का क्या कारण हो सकता है? यानी कि आपने देखा होगा वेल्डिंग जब हम करने जाते हैं तो कभी कभी हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोड जॉब से चिपक जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? जिसका राइट आंसर है कम करंट यूज करना, या फिर शॉर्ट आर्क लेंथ यूज करना, या कहीं से इलेक्ट्रोड की फ्लक्स की कोटिंग टूटी हुई है या हटी हुई है, वो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तब भी हमारा इलेक्ट्रोड जॉब से चिपक जाता है। लेकिन एक और सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रोड का जॉब से चिपकने का, जो किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो केवल महसूस किया जा सकता है और रियल है कि जब भी कोई नया व्यक्ति वेल्डिंग सीखने जाता है या नया वेल्डर है तो उससे इलेक्ट्रोड जॉब से चिपकता ही चिपकता है। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी
जब मैं स्टार्टिंग में वेल्डिंग सीख रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं वेल्डिंग करना स्टार्ट करता था और इलेक्ट्रोड जॉब से चिपक जाता था। तो ऐसा देखो सबके साथ होता है स्टार्टिंग में, ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वेल्डिंग करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स आना दूर हो जाएगी और आप एक बढ़िया वेल्डर बन जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में स्पेटर लॉस अधिक कब होता है? यानी कि आर्क वेल्डिंग करते समय कैसी कंडीशन में स्पेटर अधिक आते हैं? जिसका राइट आंसर है लॉन्ग आर्क लेंथ रखने पर। यानी कि वेल्डिंग करते समय अगर हम लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज़ करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में गैप अधिक रख के वेल्डिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में स्पेटर अधिक आते हैं, जिससे वेल्डिंग की भीड़ भी अच्छी नहीं लगती है और इलेक्ट्रोड का वेस्टेज भी हो जाता है। इसलिए वेल्डिंग करते समय सही आर्क लेंथ का यूज़ करते हुए वेल्डिंग करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट आर्क लेंथ किसे कहते हैं? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोड के व्यास से कम अगर हम आर्क लेंथ रखते हैं तो उसे शॉर्ट आर्क लेंथ कहते हैं। यानी कि वेल्डिंग करते समय अगर इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच का जो गैप हम रखते हैं वो अगर हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसके डायमीटर से कम है, तो उस कंडीशन में हमारी जो आर्क लेंथ बन रही है उसे हम शॉर्ट आर्क लेंथ कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आर्क ब्लो को कम करने के सभी उपायों में से किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है तो वेल्डिंग के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग करना चाहिए? जिसका राइट आंसर है एसी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करें। यानी कि हमने सभी उपाय अपना के देख लिए, वेल्डिंग कर रहे हैं तो आर्क ब्लो आ रहा है, जिससे वेल्डिंग करने में कठिनाई आ रही है, वेल्डिंग भी सही नहीं बन पा रही है, जोड़ भी नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मशीन ही रिप्लेस कर लेना है। यानी कि अगर हम एसी ट्रांसफार्मर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे वेल्डिंग के लिए तो उसके अंदर आर्क ब्लो की समस्या नहीं आएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क लंबाई यानी कि आर्क लेंथ अधिक रखने पर मशीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसका राइट आंसर है मशीन पर करंट घटेगा व आर्क वोल्टेज बढ़ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट आर्क लेंथ यूज करने पर इलेक्ट्रोड जॉब से चिपक जाता है, इससे मशीन पर करंट व वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसका राइट आंसर है करंट बढ़ेगा व वोल्टेज घट जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित इलेक्ट्रोड का चयन व सरल पहचान के लिए बनाई गई पद्धति को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोड की कोडिंग। यानी कि इलेक्ट्रोड के बारे में सारा विवरण, इलेक्ट्रोड के बारे में सारा स्पेसिफिकेशन जो दिया होता है ताकि हम इलेक्ट्रोड का आसानी से सिलेक्शन कर सकें, वेल्डिंग प्रोसीजर में यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोड के बारे में जो सब कुछ बताता है वो है इलेक्ट्रोड की कोडिंग। अगर आपने कभी वेल्डिंग किया है तो कभी देखा होगा इलेक्ट्रोड जो होता है उसके पैकेट के ऊपर या खुद इलेक्ट्रोड के ऊपर भी लिखा होता है कि 6013 या 7018। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड की कोडिंग ही है और इस कोडिंग के अनुसार उस इलेक्ट्रोड के गुण हमें पता चलते हैं कि इस इलेक्ट्रोड की क्या क्या विशेषता है। इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोड की कोडिंग पढ़ना समझा दूंगा और आपको अच्छे से आ भी जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस किस तापमान पर तरल अवस्था में आ जाती है? जिसका राइट आंसर है 257.5
3 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है टूल स्टील या टंगस्टन हाई स्पीड स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, जिसका राइट आंसर है 0.75 से लेकर 1.5% तक कार्बन की परसेंट मात्रा टूल स्टील के अंदर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है टिग वेल्डिंग में कौन से इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर है टंगस्टन इलेक्ट्रोड का। हमारा अगला क्वेश्चन है कोर वायर में, यानी कि इलेक्ट्रोड की कोर वायर में अगर अत्यधिक जंग लगा हुआ है तो वो क्या संकेत करता है, जिसका राइट आंसर है नमी को। यानी कि हमारे इलेक्ट्रोड अगर मॉइस्चर हो गए हैं, उनके ऊपर नमी का प्रभाव पड़ गया है, तो हमारे इलेक्ट्रोड का जो कोर वायर है उनके ऊपर जंग आ जाएगा। और ऐसे इलेक्ट्रोड का प्रयोग अगर हम वेल्डिंग के अंदर करेंगे तो हमारी वेल्डिंग बीड के अंदर पोरोसिटी, क्रैक और ब्लो होल जैसे डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कभी भी हमारे इलेक्ट्रोड जो हैं उनको खुले वातावरण में ना रखें, उनको अच्छी तरह से पैक करके रखें, ड्राई रखें और वेल्डिंग करने से पहले एक बार ओवन में गर्म करके फिर हम उनको यूज़ करेंगे तो अच्छे बेटर रिजल्ट हमें वेल्डिंग के अंदर मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस कैसी गैस है, सक्रिय या अक्रिय, जिसका राइट आंसर है सक्रिय, यानी कि ऑक्सीजन एक्टिव गैस है। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड की नमी सुखाने के लिए इलेक्ट्रोड को भट्टी में यानी कि ओवन में कितने टेम्परेचर पर कितने समय के लिए रखा जाता है, जिसका राइट आंसर है हम इलेक्ट्रोड को ओवन के अंदर 110 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए उसके अंदर रखेंगे, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रोड है अच्छे से ड्राई हो जाएं और इसके बाद हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग की वह टेक्निक जिसमें वेल्डिंग टॉर्च फिलर धातु का पीछा करती है, उसे कौन सी वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं, जिसका राइट आंसर है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, जिसको फोरहैंड वेल्डिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो यह गैस वेल्डिंग करने का एक तरीका है जिसके अंदर गैस वेल्डिंग करते समय अगर हम फिलर रोड के पीछे पीछे टॉर्च को चलाते हुए वेल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि फिलर रोड हमारा आगे है, आगे आगे चल रहा है और पीछे से हम वेल्डिंग टॉर्च को मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो यह कौन सी वेल्डिंग टेक्निक है, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, जिसमें हम राइट साइड से वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं और लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हुए, लेफ्ट साइड की ओर रन करते हुए वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, तो इसे हम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग की वह टेक्निक जिसमें फिलर रोड वेल्डिंग टॉर्च का पीछा करते हुए चलती रहती है, तो उसे कौन सी वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं, जिसका राइट आंसर है बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक या राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। यानी कि इसमें जो वेल्डिंग करने का तरीका है वो सीधा सीधा लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जब हम वेल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड की तरफ बढ़ते हुए राइट हैंड साइड में वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, तो इसे हम राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है किस वेल्डिंग टेक्निक में टॉर्च का मुंह या फ्लेम जमाई हुई बीड़ की ओर होता है। अगर पिछले 2 क्वेश्चन आपने अगर सही से समझ लिए हैं तो यह आप आसानी से बता सकते हैं कि यह राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में होता है।
ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।